हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कालखंड में हमने एल्किन्स क्या होते हैं इसके बारे में जाने, फिर एल्किन बनाने की सामान्य विधियाँ क्या क्या है। ये एल्किनों में प्रमुख एल्किन एथीन या इसी को बोलते हैं एथिलीन, इनको बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं। एथीन, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले देख लेते हैं सिद्धांत अर्थात कैसे बनाई जाती है। तो एथिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि निर्जलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। निर्जलीकरण अभिक्रिया सामान्य विधि में पढ़े, किसी एल्कोहल से जल के एक अणु का जब निकलता है तो एल्कीन्स बनता है। तो एल्कीन्स में हम जानते हैं 2 कार्बन होता है एथिलीन में, तो इस कारण जो एल्कोहल होगा वो 2 कार्बन वाला एल्कोहल अर्थात एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। और निर्जलीकारक जो होता है, क्योंकि वहां पर 2 अभिक्रिया पढ़े थे, एल्यूमिना भी निर्जलीकारक होता है, सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है। तो इसमें जो निर्जलीकारक जो प्रयुक्त किया जाता है प्रयोगशाला विधि में, ये सांद्र H2SO4 अर्थात इनका सिद्धांत प्रयोगशाला में एथिलीन गैस एथिल एल्कोहल, एथिलीन में 2 कार्बन मतलब जो एल्कोहल होगा एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ये थ्योरी हो, और ये इनका समीकरण गर्म किए निर्जलीकरण अभिक्रिया है, अर्थात इसमें जल के एक अणु निकलता है H2O, OH, यहां से एक H निकलता है, ये C2H4, ये है एथिलीन। अर्थात इन दोनों पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। तो ये है सिद्धांत और ये समीकरण। प्रयोगशाला में शुद्ध एथिलीन गैस एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है, और ये इनका समीकरण। कैसे बनाते हैं? चित्र, नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु, नामांकित चित्र, फिर विधि का वर्णन। इन 4 बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करते हैं। सिद्धांत एवं समीकरण, नामांकित चित्र और विधि का वर्णन। किसी भी यौगिक के जो प्रयोगशाला जो विधि होती है बनाने की, उसमें विधि का वर्णन चित्रानुसार, जैसे भी हम चित्र बनाते हैं वैसे ही उसका वर्णन करते हैं। तो कैसे बनाते हैं? एक फ्लास्क में जो कि गर्म करते हैं, अर्थात इसमें बर्नर की आवश्यकता होती है, तो ये बर्नर बना देते हैं। ये स्टैंड रख दिए यहां पर, ये स्टैंड, ये इस प्रकार की स्टैंड होती है। यहां पर एक फ्लास्क को रखने के लिए एक स्टैंड, ये इस प्रकार की एक स्टैंड होती है। ये स्टैंड ट्राइपॉड स्टैंड है। ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये इस प्रकार की एक ये स्टैंड, यहां पर बर्नर, ये बर्नर का बटन, ये बर्नर बना देते हैं। ये बर्नर की पाइप। एक फ्लास्क लेते हैं, और फ्लास्क को हमेशा बालू स्मक पर रखकर
गर्म किया जाता है। ये एक फ्लास्क, इसमें रेत, बालूष्मक रेत डाल देते हैं और रेत में उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये एक आसवन फ्लास्क में एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट एवं रेत, और इसमें रेत भी लेते हैं। जबकि अभी समीकरण में देखे थे कि दोनों की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट जो है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है अर्थात तेजी से, और रेत जो है यहां पर झाग बनने नहीं देता। ये दो कार्य होते हैं इनके। तो एक फ्लास्क में एल्युमिनियम सल्फेट एवं रेत लेकर एक बिंदुपाती कीप लगा देते हैं। ये बिंदुपाती कीप एवं एक निकास नली, ये इस प्रकार की बनावट की एक निकास नली होती है, ये लगा देते हैं और इसको ये रबड़ के कार्क से बंद कर देते हैं। और ये फ्लास्क को भी यहाँ से ये यहाँ पर कस दिए, ये यहाँ पर कस देते हैं और ये स्टैंड में भी ये कस दिए। तो ये है एक फ्लास्क में एल्युमिनियम सल्फेट एवं रेत लेकर एक बिंदुपाती कीप तथा एक निकास नली लगा देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, रेत झाग बनने नहीं देता। फिर बिंदुपाती कीप से जो अभिक्रिया मिश्रण है अर्थात जो एथिलीन जो होता है वो बनता है एथिल एल्कोहल से और सांद्र H2SO4। तो जो यहां से अभिक्रिया मिश्रण अर्थात एथिल एल्कोहल एवं सांद्र H2SO4 का विलयन नीचे गिराते हैं तथा फ्लास्क को गर्म करते हैं। ये यहाँ से ये बर्नर चालू कर दिए तो ये गर्म करते हैं। एथिलीन गैस बनती है, यहीं पर क्या अभिक्रिया होती है, एथिलीन गैस बनती है। एथिलीन गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बन जाती है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से, और एथिल एल्कोहल का अपचयन, कुछ एथिल एल्कोहल का अपचयन भी हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है शुद्धि में। मतलब इस निकास नली से निकलने वाली गैस में सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि होती है। तो सबसे पहले इन तीनों गैस के मिश्रण को पुनः एक बार सांद्र H2SO4 से गुजारते हैं ताकि कुछ एथिल एल्कोहल के अणु यदि बच गए हों तो उनका वहां पर फिर से निर्जलीकरण हो। तो ये इस प्रकार के ये एक बोतल होती है, इस प्रकार की बनावट की एक बोतल। ये यहां से ये पाइप निकली होती है, ये सांद्र H2SO4 भरा रहता है जो कि एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया को पूर्ण करती है। फिर अब यहां से जो गैस निकलेगी उसमें एथिलीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको फिर ये निकास नली से ये यहां पर ये इस प्रकार की बनावट की होती है। ये इसको फिर दूसरे इसी प्रकार के फ्लास्क से भरी KOH विलयन से गुजारते हैं। CO2 गैस एवं ये KOH विलयन, ये H2SO4, ये KOH, SO2 एवं CO2 गैस जो है अवशोषित हो जाती है एवं शुद्ध एथिलीन गैस, अब यहां से निकलने वाली गैस में केवल एथिलीन गैस एवं शुद्ध एथिलीन गैस को जल की विस्थापन विधि, ये गैस जार रखी होती है यहाँ पर, ये इस प्रकार की बनावट की गैस जार, इसमें पूरी जल भरी होती है।
इसमें जल भरी होती है पूरी। जैसे जैसे एथिलीन गैस यहाँ पर प्रवेश करती है, जल जो है ये इस बर्तन में ये निकल जाती है और गैस यहाँ पर एकत्रित होती जाती है, एथिलीन गैस। ये बुलबुलों के रूप में ये यहाँ पर जो गैस, ये एथिलीन गैस। तो ये है नामांकित चित्र, और इसी चित्र के आधार पर हम विधि का वर्णन भी कर सकते हैं। जैसे हम डायग्राम बनाए वैसे ही विधि का वर्णन करते हैं। कैसे विधि का वर्णन करेंगे? एक फ्लास्क में एल्युमिनियम सल्फेट एवं रेत लेकर बिंदुपाती कीप तथा निकास नली लगा देते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है एवं रेत झाग बनने नहीं देता। बिंदुपाती कीप से अभिक्रिया मिश्रण अर्थात एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को फ्लास्क में डालते हैं एवं फ्लास्क को गर्म करते हैं। एथिलीन गैस बनती है। इसके अलावा अशुद्धि के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। इस गैस को डायरेक्ट, इसका वर्णन ना कर, डायरेक्ट ये तो रखना ही पड़ेगा जो कंप्लीट करता है निर्जलीकरण को। इस गैस को KOH विलयन में प्रवाहित करने पर या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित करने पर SO2 एवं CO2 गैस अवशोषित हो जाती है। फिर शुद्ध एथिलीन गैस को जल की विस्थापन विधि द्वारा गैस जार में एकत्र कर लिया जाता है। तो ये है एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन, सिद्धांत एवं समीकरण, नामांकित चित्र और विधि का वर्णन इन 4 बिंदुओं के आधार पर। इसके बाद एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया। अगला बिंदु है एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया। एल्कीन्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। योगात्मक अभिक्रिया, चूंकि ये असंतृप्त होते हैं इस कारण ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और तीसरा बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन्स असंतृप्त होने के कारण योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखते हैं पहला हाइड्रोजन का योग, अर्थात जब हाइड्रोजन इसमें जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन का योग। और हाइड्रोजन का जो योग अभिक्रिया है उसको हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी एक की उपस्थिति में संपन्न होती है। अर्थात किसी एल्कीन्स पर निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होने पर एल्केन्स बनता है। एल्केन, ये अर्थात जब भी किसी एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन का योग अर्थात हाइड्रोजनीकरण कराना पड़ेगा इन तीनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे कि एक एल्कीन ले लेते हैं, 2 कार्बन वाले एल्कीन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं CH2, ये CH2, इस पर हाइड्रोजन का योग करा देते हैं। इनमें से किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में Na या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में
हाइड्रोजन परमाणु जो है असंतृप्त, दोनों कार्बन असंतृप्त हैं, एक एक हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं। ये CH3, ये एक CH3, इस प्रकार से ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स, ये एल्केन्स बनता है 2 कार्बन वाला एल्केन, ये एथेन। ये बना एल्कीन से, कौन से एल्कीन? 2 कार्बन वाला एथीन या एथिलीन से। तो ये पहली रासायनिक अभिक्रिया, जब भी किसी भी एल्कीन्स का हाइड्रोजनीकरण होता है एल्केन्स बनता है। दूसरा हैलोजन का योग, दूसरी अभिक्रिया। हैलोजन का योग, दूसरी योगात्मक अभिक्रिया हैलोजन का योग। किसी भी एल्कीन्स पर हैलोजन का योग होने पर डाई हैलो व्युत्पन्न बनता है। डाई हैलो व्युत्पन्न अर्थात 2 हैलोजन परमाणु उस एल्कीन्स पर जुड़ जाते हैं और एक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे कि ये CH2, एक एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर किसी भी हैलोजन का योग, जैसे क्लोरीन का योग कराए, ये एथीन या एथिलीन, तो डाई हैलो व्युत्पन्न दोनों क्लोरीन परमाणु, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु जो है एक एक कार्बन से जुड़ जाता है। इससे एक कार्बन जुड़ा CH2, इससे एक क्लोरीन जुड़ा Cl, तो कार्बन की संयोजकता 3 हो गई, तो सिंगल बॉन्ड CH2Cl। दोनों क्लोरीन परमाणु जो हैं एक एक कार्बन परमाणु जो असंतृप्त कार्बन होते हैं उससे जुड़ जाते हैं और ये बनता है डाई हैलो व्युत्पन्न। डाई हैलो, कौन सा हैलो? क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। इनकी स्थिति भी लिख देते हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, या ये पहला ये दूसरा, किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो पहले पर भी जुड़ा हुआ है, दूसरे पर भी, अर्थात 1,2 डाई क्लोरो, कौन सा व्युत्पन्न अर्थात यौगिक है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब एथेन, एथेन ये। और दूसरे एल्कीन्स में भी इस प्रकार की योग करा सकते हैं। तीसरा एल्कीन, एक और एल्कीन, 3 कार्बन वाला एल्कीन देखते हैं, ये यहां पर डबल बॉन्ड कर दिए, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 बॉन्ड, मतलब ये 2, ये 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 1 है तो 3 हाइड्रोजन। ये एक एल्कीन्स 3 कार्बन वाला प्रोपीन, इस पर हैलोजन का योग कराते हैं, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, इस पर ब्रोमीन का योग करा देते हैं। तो इनका योग इन्हीं असंतृप्त डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही इनका योग होगा। ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, इससे जोड़ दिए ब्रोमीन को, यहां पर भी जोड़ लिख सकते हैं जैसे इसको लिखे हुए हैं, नीचे इसको भी इधर लिख सकते हैं Br। तो इनकी संयोजकता 1 2 3 हो गई, तो अब ये सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड मतलब ये एल्कीन नहीं, एल्केन, इससे जोड़ देते CH2, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर जोड़ दिए Br। तो ये डाई हैलो उत्पन्न, कौन सा हैलो? ब्रोमो। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन प्रोपेन, तो ये गिनती इधर से हो जाएगी 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद है तीसरा हैलोजन अम्लों का योग, तीसरी योग अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों का योग। तो किसी भी एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का जब योग होता है, हैलोजन अम्ल पिछली कालखंड में बताए थे HX, X बराबर Cl, Br I, ये F कोई भी हो सकता है, ये है हैलोजन अम्ल।
तो किसी भी एल्कीन्स पर हैलोजन अम्ल का जब योग होता है तो एल्कील हैलाइड या इसी को कहते हैं हैलो एल्केन, IUPAC पद्धति में हैलो एल्केन बनता है। किंतु हैलोजन अम्लों का योग जो है ये एल्कीन्स पर दो तरीके से, कैसे दो तरीके से? सम्मित एल्कीन, सम्मित और असम्मित। सम्मित एल्कीन्स और दूसरा असम्मित एल्कीन्स पर योग। दूसरा असम्मित एल्कीन्स पर योग। एल्कीन्स पर योग। सम्मित एल्कीन्स पर योग अभिक्रिया। तो पहले सम्मित और असम्मित देख लेते हैं। सम्मित मतलब ये कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है और इससे दोनों से समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये सम्मित एल्कीन्स। तीन ये डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड ये दो, तीन बॉन्ड एक, ये असम्मित एल्कीन्स है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग अलग है। तो ये हो गया सम्मित और ये असम्मित एल्कीन्स। सम्मित एल्कीन्स पर योग। तो सम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग होने पर ये हैलोजन अम्ल, हाइड्रोजन और ये हैलोजन, हैलोजन अम्लों का योग होने पर हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु से तथा हैलोजन परमाणु दूसरे कोई भी दूसरा कार्बन परमाणु से जुड़ता है। एल्किल हैलाइड, चाहे सम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों को हो चाहे असम्मित पर, जब भी हैलोजन अम्लों का योग होता है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स बनता है। कैसे योग होता है ये देखना है। तो सम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग होने पर हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन परमाणु से तथा हैलोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जैसे कि समीकरण के रूप में देखते हैं। ये सम्मित एल्कीन्स एथीन, पर कोई भी हैलोजन अम्ल HCl का योग कराते हैं। इससे हाइड्रोजन जुड़ सकता है या Cl जुड़ सकता है। इससे H जुड़ेगा तो इससे Cl जुड़ेगा, इससे Cl जुड़ता है तो इससे H जुड़ेगा। ये CH3 इसमें H जोड़ देते हैं, ये CH2Cl, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया 3 4। तो ये बनता है एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल? 2 कार्बन वाला। एथिल हैलाइड कौन सा? क्लोराइड। एथिल क्लोराइड या IUPAC पद्धति में हैलो एल्केन, तो कौन सा हैलो? क्लोरो। कौन सा एल्केन? 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। तो ये है सम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग। अब देखते हैं असम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग कैसे होता है। सेकंड, हैलोजन अम्लों का योग। असम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग। असम्मित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों का योग 2 प्रकार से होता है, मार्कोनी काप नियम के अनुसार और दूसरा पेरोक्साइड प्रभाव। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, मार्कोनी काप नियम
एवं परऑक्साइड प्रभाव। देखते हैं मार्कोनी काप नियम क्या होता है। मार्कोनी काप नियम। क्या होता है मार्कोनी काप नियम? जब किसी असममित एल्कीन्स पर 1, 2, 3 कार्बन, ये यहां पर डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन, 3 मतलब 1, ये 3 कार्बन वाला एल्कीन प्रोपीन, इस पर हैलोजन अम्ल का योग कराते हैं HCl HBr। ये तब कैसे योग होगा? हाइड्रोजन किस पर जुड़ेगा, क्लोरीन किस पर जुड़ेगा, ये देखते हैं। तो ये है मार्कोनी काप नियम। क्या कि जब किसी असममित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों के योग होती है तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग HCl में ऋणात्मक Cl, तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अर्थात अभी सममित एल्कीन्स पर देखे थे, किसी पर भी योग हो सकता है। यहां पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मार्कोनी काप नियम कहलाता है। ये इनका समीकरण। ये एक असममित एल्कीन्स हैलोजन अम्लों को योग कराते हैं, Cl इनका ऋणात्मक भाग है, तो ये इन दोनों कार्बन, असममित कार्बन में से किस कार्बन पर जुड़ेगा? इस कार्बन पर, ना कि इस पर। CH3, ये CH और इस कार्बन पर ये Cl जुड़ेगा। इस कार्बन पर Cl जुड़ा तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ता है, तो ये एक यौगिक बन जाता है। इस यौगिक का नाम दूसरे पर, पहला दूसरा या किधर से भी गिने, दूसरे पर जुड़ा हुआ है हेलो। कौन सा हेलो? क्लोरो 2 क्लोरो 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन, ये बनता है। ये है मार्कोनी काप नियम। जब किसी असममित एल्कीन्स पर हैलोजन अम्लों को योग होता है तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मार्कोनी काप नियम कहलाता है, और यह है इनका समीकरण। असममित एल्कीन्स पर दूसरे तरीके से योग अभिक्रिया होती है, परऑक्साइड प्रभाव। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, मार्कोनी काप नियम और परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड प्रभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत। अर्थात परऑक्साइड प्रभाव क्या कहता है कि असममित एल्कीन्स पर, ये फिर वही प्रोपीन ही ले लिया, ये प्रोपीन, ये एक असममित एल्कीन्स है, पर हैलोजन अम्ल का योग होता है, तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ये कहता है परऑक्साइड प्रभाव। इसमें कम, इसमें अधिक, लेकिन दोनों में एक और भिन्नता होती है। ये परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, ये दूसरी भिन्नता मार्कोनी काप नियम से, उपस्थिति में, अर्थात परऑक्साइड प्रभाव जब किसी असममित एल्कीन्स पर परऑक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल का योग होता है तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। अर्थात ये Cl इस कार्बन से जुड़ेगा, परऑक्साइड प्रभाव में इसमें जुड़ा था और ये इनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है उसमें। CH3 इसमें H जुड़ जाएगा, H इसमें जुड़ेगा इस कार्बन से, तो H जुड़ गया मतलब ये सिंगल बॉन्ड,
और ये CH2Cl इसमें जुड़ जाता है। तो ये अब पहले पर जुड़ गया, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन ये। तो ये है पेरोक्साइड प्रभाव। असम्मित एल्कीन्स पर दोनों तरीके से योग अभिक्रिया होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद चौथी योग अभिक्रिया जल का योग, हाइड्रोजन का योग, हैलोजन का योग, हैलोजन अम्लों का, चौथा जल का योग। चौथी योगात्मक अभिक्रिया जल का योग। जब भी किसी भी एल्कीन्स पर, चाहे सम्मित हो असम्मित हो, किसी भी एल्कीन्स पर जल का योग होता है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। जैसे समीकरण के रूप में देखते हैं, ये एथिलीन, इस पर जल का योग कराते हैं, एल्कोहल OH, OH अर्थात OH इससे जुड़ जाता है और H इससे, तो ये CH3 CH2OH ये बन जाता है एल्कोहल। कौन से एल्कोहल? एल्कोहल का नाम हम जानते हैं एल्किल एल्कोहल होता है। तो कौन से एल्किल? 2 कार्बन वाला एल्किल को हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। किसी भी एल्कीन से, किसी भी एल्कीन पर जब जल की योग अभिक्रिया होती है, अर्थात जब किसी भी एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे, कोई एल्कोहल कैसे बनाओगे, ये पूछा जाता है, तो जल का किसी भी एल्कीन्स पर जल की योग अभिक्रिया होती है तो एल्कोहल बनता है। इसके बाद एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वायु द्वारा ऑक्सीकरण देखते हैं। जब भी एल्कीन्स का वायु द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, या इसी प्रक्रिया को दहन भी कहते हैं। दहन मतलब जलना। जब कोई एल्कीन जलता है तो किसी भी एल्कीन्स के वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर ज्वाला निकलती है एवं CO2 एवं H2 वो बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं H2O बनती है। समीकरण के रूप में कोई भी एल्कीन ले लिए, ये C2H4 एथिलीन, इनका वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं अर्थात जलाते हैं, दहन करते हैं, क्या बनता है? CO2 और H2O। बैलेंस कर देते हैं, कार्बन कितने हैं? 2, इसको 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 हैं, 2 से गुना कर दिए 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 है, इधर 2 दूने 4 और ये 2 6। 2 को कितने से गुना करने पर 6 आएगा? 3 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दूसरे एल्कीन 3 कार्बन वाले, 3 दूने 6, इनका वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, जलाते हैं। इसमें भी CO2 और H2O बनती है। बैलेंस कर देते हैं, 3 कार्बन, यहाँ पर 1 है तो 3 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 2, 3 दूने 6। अब ऑक्सीजन 3 दूने 6, 3 9 और यहाँ पर 2 है, तो 2 को 4.5 से गुना करने 4.5 से गुना करने पर 9। तो इस प्रकार से और दूसरे एल्कीन्स भी वायु की उपस्थिति में जलते हैं अर्थात दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है। इसके बाद दूसरा है
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। तो KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण जो है दो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इनके लिए दो परिस्थितियां होती हैं, दो परिस्थितियां। पहले ठंडे या उदासीन KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। तो जब भी ठंडे या उदासीन KMnO4 द्वारा किसी एल्कीन्स का ऑक्सीकरण होता है डाइआल बनता है। डाइआल मतलब दो OH समूह, एल्केन डाइआल बनता है। और ये जल की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया जो है जल की उपस्थिति, ठंडे या उदासीन KMnO4 द्वारा जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने पर एल्केन डाइआल बनता है। होता क्या है, KMnO4 एवं जल की अभिक्रिया से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है MnO2। पोटेशियम जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में KOH के रूप में। इसको बैलेंस कर लेते हैं, K एक है, वहां भी एक है, Mn एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसको 2 कर देते हैं तो K 2 हो गया, इसको 2 कर देते हैं। Mn 2 हो गया, इसको 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन 2 दूने 4, 2 6 हैं इधर, और इधर 4 दूने 8, 1 9, ये 6 हैं। चूंकि नवजात ऑक्सीजन निकलती है तो ये 3 ऑक्सीजन ये निकलती है। और यही 3 ऑक्सीजन जो हैं किसी एल्कीन को, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन जल की उपस्थिति में ही ये H2O प्लस O नवजात ऑक्सीजन जो है इनको एल्केन डाइआल मतलब 2 OH जो है यहां पर जुड़ जाते हैं। डाइआल मतलब 2 OH, CH2 से एक OH जुड़ा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब एक इधर बॉन्ड बन गया, ये CH2 से ये एक OH जुड़ा तो ये डाइआल ये बन जाता है। इसका नाम 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन 1,2, इधर से गिने इधर से 1,2 डाइआल, एथेन 1,2 डाइआल, ये यौगिक प्राप्त होता है। इसी तरीके से और दूसरे एल्कीन्स का ठंडे या उदासीन KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जल की उपस्थिति में यही अभिक्रिया होगी, अर्थात एल्केन डाइआल बनेगा। इसके बाद दूसरी परिस्थिति KMnO4 द्वारा एल्कीन्स के ऑक्सीकरण के लिए परिस्थिति नंबर 2, गर्म KMnO4 द्वारा। ये तो ठंडा या उदासीन था। सेकंड, गर्म KMnO4 द्वारा। गर्म पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 द्वारा जब भी किसी भी एल्कीन्स का ऑक्सीकरण होता है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये टूट जाता है और बनता है एल्डिहाइड और प्रमुख रूप से अम्ल बनता है। अम्ल के अलावा एल्डिहाइड बनता है। अम्ल एवं एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल एवं कीटोन, एल्डिहाइड नहीं, कीटोन बनता है। कब? गर्म KMnO4 द्वारा जब ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि एथिलीन का ही गर्म KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण होता है। देखते हैं कौन सा अम्ल एवं कीटोन बनता है।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। KMnO4 गर्म KMnO4 ऑक्सीकरण होता है, अर्थात इससे जो ऑक्सीजन निकलती है ये ऑक्सीकरण, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो हम जानते हैं एल्डिहाइड में CHO होता है, अम्ल में COH। तो देखिए अम्ल एवं कीटोन बनता है, तो अम्ल बनेगा या कीटोन बनेगा, इसको देखते हैं। तो देखिए इसके लिए और दो परिस्थितियां होती हैं, अम्ल बनेगा कीटोन बनेगा। इसके लिए तो जब ये टूटता है तो जो टर्मिनल कार्बन जो होता है, टर्मिनल माने सबसे अंतिम बाहरी कार्बन, तो ये टूटेगा तो ये इधर का बाहरी, ये उधर का बाहरी। तो जब भी टर्मिनल कार्बन जो टूटता है किनारे का, टर्मिनल मतलब किनारे का, द्विबंध से बने हुए किनारे, तो ये टूटेगा तो ये भी किनारे वाला है, ये भी किनारे वाला, तो किनारे वाला दोनों कार्बन जो होते हैं ये बनाते हैं अम्ल बनाते हैं। तो दोनों अम्ल बनाएंगे, ये टूट जाएगा, ये भी अम्ल बनाएगा, ये भी अम्ल बनाएगा। तो एक एक कार्बन वाला अम्ल हम जानते हैं C अम्ल का सूत्र होता है COOH, और एक कार्बन वाला अम्ल होता है ये H COOH। ये टूट गया तो बना HC, दो ऑक्सीजन यहां जुड़े, यहां भी वैसे ही HCOOH, तो दो दो ऑक्सीजन दोनों पर, तो कुल 4 ऑक्सीजन ये जुड़ते हैं और ये अम्ल बन जाता है। एक कार्बन वाला अम्ल का नाम हम जानते हैं फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसी तरीके से और दूसरे एल्कीन्स ले सकते हैं, 3 कार्बन वाले एल्कीन्स, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड CH2 CH CH3, तो ये बॉन्ड टूट जाता है KMnO4 द्वारा, प्लस O, तो ये टूटेगा, ये किनारे वाला तो अम्ल ही बनाएगा। तो एक कार्बन वाला HCOOH, ये टूट गया, ये टूट गया। ये जो है एल्डिहाइड ही बना सकता है, यहां एक ऑक्सीजन जुड़ा तो एल्डिहाइड, 2 ऑक्सीजन जुड़े तो ये भी अम्ल बन जाएगा COOH, अम्ल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड ही बना सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता क्या होती है, अम्ल, पहले अम्ल बनेगा, ये CH3, फिर C, फिर ये C, फिर 2 ऑक्सीजन जुड़े यहां पर, ये तो दोनों अम्ल बनता है, लेकिन दोनों अम्ल अलग अलग। ये कार्बन वाला अम्ल जिसका नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, और ये 2 कार्बन वाले अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये इस तरीके से 2 परिस्थितियों, KMnO4 द्वारा जब भी ऑक्सीकरण होता है उनके लिए 2 परिस्थितियां होती है। उदासीन द्वारा डाइआल बनता है और गर्म KMnO4 द्वारा अम्ल बनता है या कीटोन बनता है। एक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण, तीसरी अभिक्रिया ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण, ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण। तो किसी भी एल्कीन्स का ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर ओजोनाइट बनता है, ओजोनाइट, और ये CCl4 इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। इनकी जिंक और H2O द्वारा अभिक्रिया होने पर ये टूट जाता है, ओजोनाइट टूट जाता है, और डाईएल्डिहाइड, एल्डिहाइड के 2 अणु या डाई कीटोन या कीटोन के 2 अणु या दोनों का मिश्रण, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, या तो दोनों अणु एल्डिहाइड के बनते हैं या दोनों अणु कीटोन के बनते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनता है। समीकरण के रूप में चलो देख लेते हैं। ये एथिलीन, एथिलीन की ओजोन से क्रिया कराते हैं, ओजोन का सूत्र O3, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में,
तो ओजोनाइड बनता है, ये O3 यहां पर जुड़ जाता है, ये CH2, ये एक ऑक्सीजन इधर CH2, ये और एक ऑक्सीजन ये इस तरीके से, ये यौगिक कहलाता है ओजोनाइड। फिर इनकी इनसे क्रिया होती है जिंक और H2O द्वारा। तो H2O जो है एक ऑक्सीजन को ले लेता है, इस ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन ले लेता है, तो यहां पर संयोजकता कम हो जाती है, तो ये इतना टूट जाता है, ये इतना टूट गया तो एक ऑक्सीजन वाला यौगिक बनेगा। तो एक ऑक्सीजन ये एल्डिहाइड बनता है, H एल्डिहाइड माने CHO, एक कार्बन वाला HCHO, ये भी HC फिर HO, दो अणु ये बन गए एल्डिहाइड के, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये एल्किन्स की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा नंबर जो है बहुलीकरण अभिक्रिया। अगले कालखंड में एल्केन्स में क्या बहुलीकरण अभिक्रिया होती है, फिर उनके क्या उपयोग हैं, फिर एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस उनको बनाने की विधि, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।